नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का देश न्यूज के खास कार्यक्रम देश की बात देश न्यूज के साथ में। और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। साथियों, देश की बात देश न्यूज के साथ के खास कार्यक्रम में हम आपको दुनिया जहां की एक ऐसी हस्ती से रूबरू कराते हैं जिन्होंने कड़े संघर्षों के बूते पर एक खास मुकाम हासिल किया हो। उन्होंने न सिर्फ हम पर और आप पर एक खास छाप छोड़ी हो, बल्कि अपनी कड़ी मेहनत, कड़े संघर्षों के बूते पर पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया है। हमारे साथ में भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी विवेक सागर प्रसाद जी हैं, जिन्होंने हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम को ब्रांज मेडल दिलाया है। एक ऐसे सुपरस्टार खिलाड़ी जिनकी कामयाबी आज पूरी दुनिया जानती है। उन्हें न सिर्फ आप और हम जानते हैं, बल्कि पूरी दुनिया आज उनकी कामयाबी के बूते पर और कामयाबी की बदौलत उन्हें जान रही है। विवेक जी, आपका बहुत स्वागत है देश न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो देश न्यूज़ परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चूंकि आपने देश का, प्रदेश का और हमारे नर्मदापुरम का नाम रोशन किया है, उसके लिए भी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपका। ये सब विवेक जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस प्रकार से पहले आपने टोक्यो ओलंपिक और अब पेरिस ओलंपिक, दोनों मैच आपने जीते हैं और दोनों में आपकी जो भूमिका रही है बड़ी महत्वपूर्ण रही है भारत को ब्रांज मेडल जिताने में। कैसे देखते हैं आप? एक टोक्यो एक 41 ईयर्स के बाद था और वो कहीं ना कहीं एक अलग ही जोश था, अलग ही उत्साह था और जीत की खुशी भी काफ़ी पूरे देशवासियों को थी। लेकिन उसके बाद जब हम लोग पेरिस के लिए जाने लगे तो जो देश के जनता थी, जो देश के फैंस लोग थे, उनकी सभी की एक्सपेक्टेशन हॉकी टीम से बड़ी थी। वो चाहते थे कि हॉकी टीम इस बार आए तो गोल्ड से कम ना आए। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने जो हॉकी का प्रदर्शन किया वो एक वर्ल्ड क्लास में टॉप हॉकी जो खिलाई हमने दिखाई है अपनी जनता को, पूरे देशवासियों को, उससे उनकी उम्मीदें बढ़ी हैं। और मुझे भी पूरा विश्वास था और हमारी टीम का भी एक ही लक्ष्य था कि हम फाइनल खेलें और गोल्ड के लिए जाएं। और वो उसी के लिए हम लोगों ने उसी माइंडसेट से गए थे जिस वजह से हम लोगों ने ग्रेट ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों को हम लोगों ने पीटा है वहाँ पे ओलंपिक में। और नो डाउट कि अब जो चीज़ आपके हाथ में नहीं हो, लाइक जैसे आपके पास जर्मनी वाला मैच हार चुके हैं, अगर उसके बाद आप उसी पे फोकस करते तो शायद ये ब्रॉन्ज मेडल भी नहीं होता। तो हम लोगों ने उस पर अपना फोकस किया कि क्यों ना हम नेक्स्ट मैच के लिए जाएं और ब्रॉन्ज मेडल हाथ लेके जाएं और देश को खाली हाथ ना लेके जाएं। अच्छा, उस मैच में हार के बाद आप रात भर नहीं सो पाए थे, क्या चल रहा था आपके मन में? वो मैच जब ख़त्म हुआ, नो डाउट कि उसके बाद पूरा सन्नाटा टाइप का लगा। एक हम लोग डिज़र्व करते थे वो जीत। अनफॉर्चुनेटली कैसे क्या हो गया वो समझ उस टाइम नहीं आया, तो इसीलिए काफ़ी शांत था मैं भी और पूरी टीम में भी काफ़ी सन्नाटा छाया हुआ था। फिर जैसे ही मैं रूम पे गया, मुझे लाइक रात हो गया था, वहाँ पे काफ़ी टाइम हो गया था और सोने के लिए गया तो वो जो रील चलती रही गेम के बारे में कि मुझे यहाँ पे लेकर लेना था, काश हम लोग इसको गोल को अंदर डाल देते। तो वो चीज़ें माइंड में बार बार चलती गई, एक के बाद एक फिल्म, एक के बाद एक पिक्चर सामने आती गई, जिस वजह से वो नींद जो थी मेरी काफ़ी टाइम तक नहीं आई। अच्छा, कहाँ चूक हुई कि आपको, जैसे कि आप बता रहे कि रात भर में सो नहीं पाया, वो ही रील से रिमाइंड हो रही थी, पूरी इमेजिनेशन हो रहा था, कहाँ लगता है आपको कि कहाँ चूक हुई? और कन्वर्सन में बोल सकते हैं कि जब जो हम लोग को चांस मिले, जो हमारे पास जैसे कि चांस थे जो भी क्रिएट किए थे, उसमें अगर हम लोग उस 50-50 चांस को गोल में तब्दील कर देते तो आज स्कोर कुछ और होता और मेडल कुछ और होता। अच्छा, कहीं ना कहीं गोल्ड की कसक रही? बिल्कुल हाँ रही। हम लोग भी एक सपना था और जैसा कि आपको पता ही होगा PR सीरीज जैसी जो कि द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया हॉकी के, उनका ये लास्ट मैच, लास्ट टूर्नामेंट था और हम उनको अलविदा अच्छे तरीके से करना चाहते थे। और नो डाउट कि ये भी एक ब्रॉन्ज मेडल भी अच्छा अलविदा है, लेकिन जो गोल्ड का था, गोल्ड की बात अलग ही होती है। स्पेन के साथ में आपका मैच रहा, वो मैच आपका बहुत बेहतरीन रहा, आपकी महत्वपूर्ण उसमें भूमिका रही। वहाँ पर आपने जो प्रदर्शन किया है हमने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, वहाँ आप ब्रांज लेकर आए, वहाँ पर कैसा क्या रहा आपका पूरा? स्पेन टीम फाइटिंग स्पिरिट टीम है और वो जो लास्ट तक नहीं छोड़ती है, ये उनके कल्चर में है। और हम लोग पहले से उनको रीड करके आए थे कि कौन सा प्लेयर उनका स्ट्रॉन्ग है और कहाँ से वो ज़्यादा कर अटैक करते हैं और क्या स्ट्रेटजी है। एक एक प्लेयर पर रीड कराना और वो भी कोच क्रैग फुलटन जो कि एक एक बारीकियों को देखकर हम लोग को गाइड करते हैं ड्यूरिंग मैच ऑफ द फील्ड, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं हमें हेल्प करी। और वो जो स्पेन वाला मैच था, कोई भी एक मेडल मैच इजी नहीं होता है, तो हम लोग उसके लिए प्रिपेयर थे। इससे पहले भी एक्सपीरियंस कर चुके हैं, जो जर्मनी के खिलाफ हम लोगों ने टोक्यो में खेला था, तो हम लोग रेडी थे उस चीज़ के लिए कि लास्ट के
1 मिनट में भी कुछ भी हो सकता है। अच्छा, टोक्यो ओलंपिक 2020 को और पेरिस ओलंपिक 2024 को कितना बदलाव देखते हैं आपकी कि उस वक्त जो प्रदर्शन रहा था उससे कुछ सीख कर कि 2024 में जब आपने कदम रखा तो दोनों में कितना बदलाव देखते हैं आप? 2020 का जो ओलंपिक था उसमें सबसे पहला बोलूँगा कि जो जनता और जो सपोर्ट जो था वहाँ पर नहीं था, क्योंकि कोविड की वजह से अलाउ नहीं था और बहुत सी चीज़ें चल रही थी। लेकिन पेरिस में मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि हम लोग बाहर खेलने आए हैं। इंडिया का इतना सपोर्ट, इंडिया का इतना क्राउड, और जब वो इंडिया इंडिया चिल्लाना और जो अंदर से गूज़बम्स एक एनर्जी प्राप्त होती है और अविश्वसनीय चीज़ थी। तो ये डिफरेंस था मेरे ख्याल से टोक्यो और पेरिस में। तो मतलब कुल मिला के बूस्टर डोज का काम कर रही थी वो आवाज़, इंडिया इंडिया विवेक विवेक, वो जो पूरी गूंज थी और जो पूरा माहौल बन गया था वो कहीं ना कहीं बूस्टर डोज का काम किया। बिल्कुल हाँ, मैं बेल्जियम वाले मैच में बताना चाहूँगा, जब हम लोग का उनका मैच चल रहा था तो बेल्जियम टीम के जो फैंस थे वो बेल्जियम चिल्लाने लगे। जब इंडिया टीम वाले जो फैंस थे, इंडिया को सपोर्ट जो कर रहे थे, उन्होंने जब चिल्लाया तो बेल्जियम टीम का जो साउंड था वो ऑटोमेटिक डाउन हो गया। तो वहाँ से मुझे पता चला इतने ज़्यादा इंडियन फैंस वहाँ पर अवेलेबल थे। तो कुल मिला के देखा जाए कि इंडियंस फैंस का होना वहाँ पर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तो मानसिक दबाव भी रहता है वहाँ पर और जो सामने वाली टीम है उसको भी रीड करना और मैच को भी बैलेंसिंग करना और उन पर दबाव डालना, और कहीं ना कहीं जीत की एक जो सोच रहती है, जिस जीत की सोच लेकर हम उतरते हैं उस पर भी अपने आप को खरा उतारना, तो ये बड़ी चुनौती होती है। बिल्कुल, देखिए आप इतने बड़े स्तर पे आप अपने देश को एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं, और जब आपके देश के नागरिक आपके लिए सपोर्ट करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो देश ही हम लोग को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो अलग ही एक बूस्टर डोज, जैसे आपने बताया, बूस्टर है हमारे लिए, हमारे मोटिवेशन के लिए। बिल्कुल। अच्छा, सबसे अच्छा खिलाड़ी आप किसे मानते हैं इंडिया टीम में श्रीजीत जी के अलावा? मेरे ख्याल से मैं सबसे अच्छा खिलाड़ी सभी को मानता हूँ, क्योंकि आप इतने बड़े स्तर पे कंटिन्यू अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं और मेडल लेके आ रहे हैं, सबसे बड़ी बात वो है। और अच्छा खिलाड़ी वही है जो अपने आप को निरंतर बढ़ाता जाए और निरंतर चलता जाए। अच्छा देखिए, हॉकी हमारे जो खेल है वो राष्ट्रीय खेल भी है हमारा, और अगर आप कुछ इसमें बदलाव चाहें या कुछ और चीज़ों का चाहें कि गवर्नमेंट इसमें और बेहतर ये करे, या एमपी गवर्नमेंट या इंडियन गवर्नमेंट, तो वो क्या बदलाव कर सकती है, क्या और अच्छा सरकार दे सकती है जिससे कि हमारी टीम और आगे बढ़े और अगली बार हम गोल्ड लेकर आएँ? जी, जैसे कि बताना, भारत सरकार नो डाउट कि बहुत अच्छा उन्होंने काम किया, बहुत अच्छा हम लोग को फैसिलिटी दी। हम लोग ज़्यादा साई जैसे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसमें बेंगलुरु में हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। नो डाउट वहाँ पे बहुत अच्छी डाइट है, जो रहने का व्यवस्था है बहुत अच्छी है, और जो टॉप स्कीम जो चल रही है, तो ये सब पहल जो भारत सरकार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जो कर रहे हैं, एक स्पोर्ट्स के लिए बहुत बड़ी बात है। और इसी वजह से ये इतना अच्छा प्रदर्शन हमारा बड़े बड़े ओलंपिक जैसे एशियन गेम जैसे गेम्सों में प्रदर्शन आ रहा है। और उसके साथ साथ मैं मध्य प्रदेश सरकार का भी धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इतना सपोर्ट किया, इतना स्पोर्ट्स को आगे लाने के लिए अपना प्रयास करते आ रहे हैं कंटिन्यू। जिस तरीके से आप देख सकते हैं, खेल एवं युवा कल्याण विभाग जो कि भोपाल में एकेडमियाँ हैं, और मध्य प्रदेश में इससे बेहतर एक प्लेटफॉर्म प्लेयर के लिए मुझे नहीं लगता कहीं पर होगा। देखिए, भोपाल को हॉकी की नर्सरी भी कहा जाता है, यहीं आपने प्रैक्टिस की, यहीं से आप आगे बढ़े। बहुत कम उम्र में आपने वो शोहरत हासिल कर ली है जिसके लिए जो खिलाड़ी है ताउम्र कड़ा संघर्ष करते हैं, और अब आप बहुत कम उम्र में बड़ा मुकाम हासिल कर चुके हैं। तो क्या मैं आपके रूप में दूसरा जादूगर देख रहा हूँ हॉकी का? जादूगर तो एक ही थे, वो भी ध्यानचंद जी, जी बिल्कुल, और दूसरा कोई आएगा भी नहीं। मैं तो एक बोल सकते हैं उनका शिष्य टाइप का, उनका उनके पथ के राह पे चलने वाला एक प्लेयर हूँ, जो उनके मार्गदर्शन मान के चलता हूँ। तो जो जादूगर थे वो हॉकी के एक ही रहेंगे, ध्यानचंद जी। बाकी हम उनके करिश्मा, उनके जादू का जो नेतृत्व उनका रहा, उनको आगे बढ़ाएंगे। उनकी जो परंपरा रही है, जो उनका एक सोच रही है, एक मिशन उनका रहा है, उस मिशन को आगे बढ़ाएंगे। जी हाँ, उनका हमेशा हॉकी को ऊपर, हॉकी को वर्ल्ड हॉकी में नंबर 1 बनाना है, बनाना रहा है और बनाए है उन्होंने। तो वही चीज़ हम लोग भी अप्लाई करेंगे और अपनी हॉकी को वर्ल्ड हॉकी में नंबर 1 बनाएंगे। अच्छा, हमारे दर्शकों के लिए, अपने देश के लिए, मध्य प्रदेश की माटी के लिए, नर्मदापुरम की उस माटी के लिए, और पूरी दुनिया के खिलाड़ी जो कि हॉकी प्रेमी है, हॉकी के खिलाड़ी है, जो नए युवा है, जो सोचते हैं कि हम भी हॉकी में जाएंगे, देश का नाम रोशन करेंगे, देश के लिए मेडल लाएंगे आपकी तरह, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे?
यही कि हॉकी एक अच्छा टीम स्पोर्ट्स है और एक आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप इजी उसमें अगर कड़ी मेहनत और डिसिप्लिन से जाएंगे तो आपको सफलता और जितने भी सपोर्ट है वो आपको आसानी से मिल पाएगा। लेकिन पहली चीज़ यही रहेगी कि आप कितनी मेहनत करते हैं और कितना डिसिप्लिन है। और मैं नर्मदापुरम से माँ नर्मदा जी के यहाँ से हूँ, तो मैं तो वहाँ से चाहूँगा कि और प्लेयर निकलें और माँ नर्मदा जी का आशीर्वाद ऐसा ही मेरे ऊपर बनाए रहे और सभी के ऊपर बना रहे, ताकि हम और अच्छा करें और देश के लिए बड़े स्तरों पर मेडल लेके आएँ। ठीक है, अंतिम सवाल, नर्मदा मैया जी का आशीर्वाद तो है ही और कहीं ना कहीं उन्हीं का आशीर्वाद से हम यहाँ तक पहुँचे। अच्छा, आगे की आपकी रणनीति क्या है, आगे क्या सोच है आप? जी, मैं अभी SCT जो कि चाइना में होने जा रहा है, एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी, तो उसके लिए प्रिपरेशन 23 तारीख से स्टार्ट है हम लोग का। तो मैं कोशिश करूँगा और हमारी टीम भी कोशिश करेगी कि हम लोग यहाँ से एशिया में गोल्ड मेडल के साथ ही आएँ, क्योंकि हम लोग एशिया में नंबर 1 है और उसको बरकरार रखें। अच्छा हाँ, मेडल से याद आया कि आपके नाम पर कई मेडल है। 2016 की बात करूं, 17 की बात करूं, 18 में भी आपको मिला, 2011 में भी आपको मेडल मिला है। मेडल की एक लंबी फहरिस्त होती जा रही है। बहुत कम, मैं फिर दोहराऊंगा वही सवाल कि बहुत कम उम्र में आपको यहाँ, मतलब कई खिलाड़ियों को यहाँ तक पहुँचने के लिए सालों लग जाती है और आपने बहुत कम उम्र में ये शोहरत हासिल कर ली। संघर्ष आपका कितना है इसके पीछे? संघर्ष उम्र से ज़्यादा रहा। देखिए कि हिमालय जितना, देखिए हिमालय तो ज़्यादा ऊपर चढ़े नहीं कितना है, लेकिन बोल सकते हैं हिमालय से ऊंचा ही रहा होगा, क्योंकि आप संघर्ष और जो जिस तरीके से आपका डेडिकेशन के साथ जाते हैं वही निश्चित करता है आप कहाँ तक जाएंगे, आगे कहाँ तक जाएंगे। और मुझे लगता है कि आपका जब एक एम बड़ा हो और आप जब उसको अचीव कर लें तो उसके बाद आपको दोबारा एम बढ़ाना चाहिए, ना कि डिक्रीज़ करना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं एक प्लेयर को सीखना चाहिए कि अगर आप कहीं बड़े लेवल पे या कुछ भी आप पा लेते हैं, जॉब पा लेते हैं, तो आपको रुकना नहीं। अगर आपको निरंतर बढ़ना है तो आपकी सोच बदलना पड़ेगा, सोच को ऊपर रखना पड़ेगा। सोच बदलना पड़ेगा, सोच को ऊपर रखना पड़ेगा। और इन्हीं सोच की बदौलत है कि विवेक सागर प्रसाद जी ने न सिर्फ नर्मदापुरम की माटी का नाम रोशन किया, न सिर्फ मध्य प्रदेश की माटी का नाम रोशन किया, बल्कि देश का मान, गौरव, सम्मान सब बढ़ाया। पूरी दुनिया में आज उनके नाम की चर्चा है। और आप हमारे साथ थे भारतीय हॉकी टीम के सुपरस्टार खिलाड़ी विवेक सागर प्रसाद जी, जिन्होंने हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम को ब्रांज मेडल दिलाया है। और इस ब्रांज मेडल की बदौलत आज पूरी दुनिया की वाहवाही, दुनिया में भारत का नाम हो रहा है। तो उसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और आप लगातार बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।